हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी की या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम की, तो हर एग्जाम में आपके दोस्तों ये आज की करंट अफेयर की वीडियो कारगर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ करके एक लिंक दिया है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां पर दोस्तों आपको हर दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ और अदर वीडियोस की क्लिप्स मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। राइट आंसर सी होगा, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जिसे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद दोस्तों, जिसे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी एनपीसी कहते हैं, के द्वारा यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एनपीसी है इसके द्वारा ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड था, तो अब मैंने फरवरी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक मनाए गए हैं वो सब लिख दिया है और साथ में उनकी दोस्तों जो थीम है मैंने वो थीम भी बताई है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट डेज दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और उनकी थीम के साथ। ठीक है, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। सबसे पहला विश्व यूनानी दिवस, ये अभी 11 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 11 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी इस बार की इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुट करता है, ये इसकी थीम थी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था 10 फरवरी को। उसके बाद विश्व दलहन दिवस दोस्तों, ये भी 10 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जो कि आरबीआई के द्वारा मनाया जा रहा है और ये दोस्तों 14 से 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम रखी है आरबीआई ने गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसकी थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। क्या थीम थी? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। उसके बाद विश्व नुटेला दिवस, ये 5 फरवरी को मनाया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट डे विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये थीम आपको याद रखनी है। और लास्ट में दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया था 1 फरवरी को। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर ये डेज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप करंट अफेयर करके नहीं जाओगे तो ये आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों अभी भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक ये राजीव कुमार भाटिया ने लिखी है। राइट आंसर इसका ए होने वाला है, राजीव भाटिया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं फ्रेंड्स। गेटवे हाउस में विदेशी नीति अध्ययन कार्यक्रम के एक विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ये उनकी दोस्तों तीसरी पुस्तक है जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे और भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के परिवर्तन की पड़ताल करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का टाइप था बुक्स से रिलेटेड, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि रिसेंट में हाल ही में कौन कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहला फ्रेंड्स
अटल बिहारी वाजपेयी, ये पुस्तक सागरिका घोष ने लिखी है। उसके बाद ब्रूज्ड पासपोर्ट, ये साबी मुंजल और विदित तनेजा ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। उसके बाद इंडिया दैट इज भारत, ये जे साई दीपक ने लिखी है। उसके बाद द क्लास ऑफ 2006, ये आकाश कंसल ने लिखी है। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बुक फियरलेस गवर्नेंस, जो कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रास्किन बॉन्ड ने लिखी है। उसके बाद द एंजलिस ऑफ कैलाश, ये अभी शुवीरा प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन खात्मा, ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। उसके बाद द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने लिखी है। और लास्ट है इंडोमिटेबल, जो कि एक बायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की, ठीक है। तो ये बुक्स आपको याद रखनी है, ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं कि अभी कौन कौन सी बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों नाबार्ड ने एक जीवा नामक कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये नाबार्ड ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अच्छी तरह जानेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो जीवा कार्यक्रम है, इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और पहले से मौजूद सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी को कुशल खेती की ओर बदलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मेन एम है। अब बात नाबार्ड की है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला है। गोविंदा राजुलू चिंटाला दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो अभी तेलंगाना राज्य ने दोस्तों राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला, इन 3 सब्जेक्ट में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसकी स्थापना दोस्तों हम सब जानते हैं 2 जून 2014 में की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो अभी जी महालिंगम की अध्यक्षता में दोस्तों सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का दोबारा से गठन किया है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसका गठन किया जा चुका है और ये एक बार फिर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष, जिसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड कहते हैं, IPEF, पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस समिति के बारे में कुछ बातें हैं। 2013 में निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए सेबी द्वारा समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेबी की बात है, तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके कार्यकारी हैं अभी फिलहाल में ये अजय त्यागी हैं। इसके अध्यक्ष जो है ये अजय त्यागी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कौन सा 5वां पोत भारत को सौंप दिया है? तो अभी सक्षम नामक एक बोट यानी पोत जो है वो भारत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत को सौंप दिया है, जो कि इस सीरीज का 5वां पोत था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत डिलीवर किया है। पोत का नाम ICGS सक्षम रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 5वां पोत है और इसका नाम ICGS सक्षम रखा गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है? तो अभी राहुल बजाज दोस्तों, जो कि एक दिग्गज उद्योगपति है और बजाज समूह के
पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाल ही में बजाज के दिग्गज उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों डेथ से रिलेटेड था, यानी कुछ महान लोगों की अभी मृत्यु हुई है तो उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनका नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर राजामोहन का निधन हुआ है और ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उसके बाद लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, ये एक गायक थी। उसके बाद रमेश देव का निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे। उसके बाद अमिताभ दयाल का निधन हुआ है और यह एक अभिनेता थे। उसके बाद रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हुआ है, ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे वर्तमान समय के। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PHS दामिवा किस देश के नए राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं? तो दोस्तों अभी PHS दामिवा ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले बुर्किना फासो में तख्ता पलट सेना के द्वारा किया गया था, जहां के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर सेना ने रख लिया था। ठीक है, तो वहीं अब उसी सेना ने PHS दामिवा को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में PHS दामिवा को बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति घोषित किए हैं। बात बुर्किना फासो की है तो बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडुगा है। ठीक है, इसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक है ना, और यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं PHS दामिवा। तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप न्यू PM एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो अभी कुछ PM और प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है पूरे वर्ल्ड में, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले HE एंटोनियो कोस्टा ये प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी पुर्तगाल की। उसके बाद शियोमारा कास्त्रो ये पहली राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की, जो कि एक फर्स्ट फीमेल है। ठीक है, उसके बाद मार्क रूट ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। उसके बाद अली खान इस्माइलेव ये प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान के। उसके बाद डैनियल ओर्टेगा ये लगातार चौथी बार निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आज 13 फरवरी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों इंडियन नेशनल वुमेन्स डे हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। ठीक है दोस्तों, उनका जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से और भारत की कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली हुई है और भारत की कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है उनके बारे में आपको ये पॉइंट जरूर पता होने चाहिए जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला 1925 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है दोस्तों, 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, ये सरोजिनी नायडू ने संभाली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अन्य नेताओं के साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को भी नेतृत्व किया था। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो एक महान महिला है सरोजिनी नायडू और इनकी दोस्तों जो है अभी 143वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों इंडियन नेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सह खोजकर्ता और नोबेल विजेता ल्यूक मेंटेग्नियर का निधन हुआ है? तो दोस्तों ल्यूक मेंटेग्नियर ये दोस्तों ये HIV के सह खोजकर्ता है। ठीक है दोस्तों, HIV एक वायरस है और इसके सह खोजकर्ता है ल्यूक मेंटेग्नियर और इनका अभी वर्तमान में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मेयर जिन्होंने एड्स के कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था, का निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 1984 में पहली बार शोधकर्ताओं ने एड्स के वायरस HIV की पहचान की थी। 1983 में फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक ल्यूक मेंटेग्नियर व फ्रैंकोइस बर्रे सिनुसी ने एड्स से ग्रसित रोगी की सूजी हुई लिम्स ग्रंथि से एक वायरस की खोज की थी, जिसे उन्होंने LV कहा था। LV दोस्तों लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस कहा गया था। ठीक है दोस्तों,
तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। HIV की बात है तो HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है दोस्तों, ये HIV जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि एक एड्स बीमारी करता है। कई लोगों को लगता होगा कि एड्स जो है एक वायरस है, नहीं, एड्स जो है एक बीमारी है और HIV दोस्तों ये एक वायरस है जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एज है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एज इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है, HIV एक वायरस है जिसके कारण एड्स बीमारी होती है और एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा नामक एक टेस्ट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट तीनों टर्म है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसमें मैंने आज खुलकर बोला है। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर। अब पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का बूस्टर डोज। करंट अफेयर के बूस्टर डोज में किन किन क्वेश्चन को शामिल किया गया है। सबसे पहला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 30 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से विश्व कुश्ती अकादमी तैयार करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों अभी नई दिल्ली में भारतीय रेलवे ने 30 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से विश्व कुश्ती अकादमी तैयार करने का ऐलान किया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO विनय कुमार त्रिपाठी हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने AAI हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्नाइजेशन 2021 के लिए चुना है? तो अभी 7 हवाई अड्डों को दोस्तों वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन 2021 के लिए चुना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब आर्य समाज के संस्थापक व समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती मनाई गई है? तो अभी 12 फरवरी को दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस सेना के बीच 9वीं वार्षिक थल सेना से थल सेना वार्ता पुणे में आयोजित की गई है? तो अभी दोस्तों श्रीलंका और भारतीय सेना के बीच 9वीं वार्षिक थल सेना से थल सेना के बीच पुणे में एक वार्ता आयोजित की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटर कंपनी हुंडई व किया ने किस देश से इंजन में आग लगने की संभावना के कारण 4,84,000 वाहनों को वापस मंगाया है? तो अभी अमेरिका से दोस्तों मोटर कंपनी हुंडई व किया ने अपने 4,84,000 वाहनों को वापस मंगा लिया है। किस वजह से? ताकि उनके इंजन में आग लगने की संभावना थी, इस वजह से उन्होंने अपनी 4,84,000 वाहन जो है वापस मंगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 13 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।